हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अकेडमी चैनल। हमने स्टार्ट किया बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस चैप्टर। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। उससे पहले हमने पढ़ लिया है प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी पढ़ लिया हमने पहले पार्ट में। सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ा है क्लोनिंग वेक्टर, क्या होते हैं क्लोनिंग वेक्टर, इनके बारे में हमने पूरा अच्छे से पढ़ा है। क्लोनिंग वेक्टर जो है PBR322, इसको भी बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट किया है। अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है, इसमें पूरे सब टॉपिक 5 है। इसके बाद ये हमारा बायोरिएक्टर, ये सब अच्छे से कंप्लीट करके इस चैप्टर को एंड करेंगे। ठीक है, जो भी कुछ मैं पढ़ा रही हूँ ये NCERT बेस्ड शॉर्ट नोट्स हैं, जिसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ से जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए। ठीक है, जो हम रिकम्बिनेंट बना लेते थे, किसी भी प्लाज्मिड को हम अपने फॉरेन डीएनए के साथ जोड़ देते थे, हम रिकम्बिनेंट बना लेते थे, तो क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, अब उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए और RNA। पहले हम आइसोलेशन करेंगे, निकालेंगे। सेकेंड है कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, कि कट किया जा रहा है डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन से, और डीएनए को वहाँ से हम क्या करेंगे, आइसोलेट भी कर लेंगे कि उसमें से कौन सा सही वाला है जो हमारे लिए यूज़फुल है। थर्ड है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग PCR। अब PCR मेथड से हम इसको देखेंगे कि क्या क्या हेल्प करता है। ठीक है। फोर्थ है इनर्शन ऑफ द रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट। फिफ्थ है ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, हम किस तरीके से फॉरेन जीन प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं, जो भी हमने रिकम्बिनेंट जीन बनाया है या फिर डीएनए। चलिए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं इसको। चलिए इसमें पॉइंट दिया है, ट्रीट द बैक्टीरिया सेल या प्लांट और द एनिमल टिश्यू विद द एंजाइम लाइक लाइसोजाइम, किसके लिए, बैक्टीरिया के लिए है। सेलुलोज हो गया प्लांट्स के लिए। काइटिनेज जो होता है फंगस एक्सेट्रा। पहले हम क्या करेंगे, कोई बैक्टीरिया का सेल है, उसका डीएनए हम ले रहे, मान लीजिए बैक्टीरिया का सेल है। ठीक है, इसका प्लाज्मिड है, इसका खुद का डीएनए है, तो ऊपर क्या होगा, सेल वॉल होगा। हम इसको, इस सेल वॉल को हमको रप्चर करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एंजाइम्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया के वॉल को तोड़ने के लिए लाइसोजाइम का यूज़ करेंगे। प्लांट है, प्लांट में भी सेल वॉल होता है, वो किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, तो उसके लिए जो एंजाइम होता है वो उसका नाम है सेलुलोज। ठीक है। जो फंगस होता है, ठीक है, हम उनमें भी बात करते हैं, उसके ऊपर भी जो बाहर का जो सेल वॉल होता है वो किसका बना होगा, काइटिन का बना होगा, काइटिन और पॉलीसेक्राइड का। तो ये इसके लिए क्या एंजाइम हो गया, काइटिनेज हो गया। ठीक, और एनिमल सेल में तो कोई सेल वॉल होता नहीं, तो वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं। द सेल इज ब्रोकन, रिलीज डीएनए एंड अदर मैक्रोमोलिक्यूल लाइक RNA हो गया, प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड एंड लिपिड। मान लीजिए ये क्या है, प्लांट का सेल है, तो प्लांट के सेल में क्या होगा, सेल वॉल होगा, वो किसका बना होगा, सेलुलोज का बना होगा। बीच में क्या है उसका, ये मान लीजिए न्यूक्लियस, उसका उसका जीनोम हो गया, डीएनए यहाँ प्रेजेंट है, बाकी RNA और जितने भी उसमें अदर सेल ऑर्गेनल से वो प्रेजेंट है। जब हम सेलुलोज डालेंगे तो क्या होगा, सेल वॉल रप्चर हो जाएगा ये बाहर का। ठीक है, और बाकी सब जो अंदर का होगा, RNA और सारी चीज़ वहाँ पे होंगे। हम डीएनए जब निकालेंगे साथ में, हम उसके साथ हमें क्या अदर मैक्रोमोलिक्यूल भी मिलेंगे, जैसे कि RNA हो गए, प्रोटीन हो गया, पॉलीसेक्राइड और लिपिड। लेकिन हमको इन सब की ज़रूरत नहीं है, हमको तो बस हमको डीएनए चाहिए। तो अब हम इनको कैसे रिमूव करेंगे, अब इसके लिए पढ़ेंगे आगे। RNA इज रिमूव बाय ट्रीटिंग विथ राइबोन्यूक्लियस। अगर हमको RNA को रिमूव करना, हटाना है, तो किस एंजाइम से डाइजेस्ट करा देंगे इसको, राइबोन्यूक्लियस एंजाइम से। प्रोटीन्स आर रिमूव बाय ट्रीटमेंट ऑफ प्रोटियोसिस। अगर हमको प्रोटीन को रिमूव कराना है तो वो हम कौन सी एंजाइम डालेंगे, प्रोटियोसिस। अगर पॉलीसेक्राइड है तो उसके लिए भी अलग दिया जाएगा। लिपिड से, लिपिड्स के लिए हो गया लाइपेसिस। ठीक है, अदर मॉलिक्यूल आर रिमूव बाय अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। इन दोनों का नहीं दिया, इनके लिए भी अलग ट्रीटमेंट होगा। आगे चलते हैं। व्हेन चिल्ड इथेनॉल इज एडेड, प्यूरिफाई द डीएनए प्रेसिपिटेट आउट एज ए कलेक्शन ऑफ ए फाइन थ्रेड इन द सस्पेंशन। जैसे हम लोगों ने क्या किया कि ये सेल है, ठीक है, इस सेल को हमने क्या किया, उसके एंजाइम से रप्चर करा दिया इसके सेल वॉल को। हमने जब डीएनए निकाला, साथ में कुछ RNA भी आ गए, कुछ पॉलीसेक्राइड्स भी आ गए, प्रोटीन भी आ गए, वो भी साथ में हमारे आइसोलेट हो गए। तो हमने RNA को रिमूव किया राइबोन्यूक्लियस से, ठीक है, डाइजेस्ट करा दिया। ये एंजाइम क्या करते हैं, उसको डाइजेस्ट खत्म कर देते हैं। हम प्रोटीन को क्या किए, प्रोटीएज से करा दिए। अगर लिपिड है तो लिपेज से करा देंगे। ठीक है, सबका अलग अलग है। जब हम इसको निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो ये डीएनए है इसको हम चिल्ड इथेनॉल से ऐड करा देंगे। ठीक है,
जो चिल्ड इथेनॉल होगा, एकदम ठंडा सा इथेनॉल होगा, वो क्या करेगा, प्यूरिफाई कर देगा डीएनए, ठीक है, प्रिसिपिटेट बना लेगा, ठीक है। मान लीजिए ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने डीएनए निकाला है, इसमें हमने चिल्ड इथेनॉल डाल दिया, खूब चिल्ड, ठीक है। इसमें क्या होगा, फिर इसका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा, किसका, डीएनए का फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। व्हेन चिल्ड इथेनॉल इज एडेड, द प्यूरिफाइड डीएनए precipitate out as the collection of a fine thread in suspension। जो सस्पेंशन होगा उसमें हमको क्या मिलेगा, डीएनए के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे। हम अपने नेक डाई से तो डीएनए नहीं देख सकते, बट उसके जो थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर है इस तरीके से वो देखने को हमको मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, कि कैसे हम डीएनए को कट करेंगे स्पेसिफिक लोकेशन से। फर्स्ट पॉइंट दिया है, प्यूरिफाइड डीएनए इज इंक्यूबेटेड विथ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। हमको जो डीएनए कट कराएंगे वो किसकी हेल्प से कराएंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से कराएंगे। एज अ रिजल्ट द डीएनए डाइजेस्ट, ठीक है, ऐसा रिजल्ट होगा कि डीएनए डाइजेस्ट हो गया है। दिस डीएनए फ्रैगमेंट आर सेपरेटेड बाय टेक्निक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होंगे वो क्या करेंगे, वो किसी भी साइट में जो इनका जो बाइंडिंग साइट होगा या रिकॉग्नाइजेशन साइट होगा वहाँ पे जाके ऐसे इस तरीके से कट कर देंगे, तो छोटे छोटे फ्रैगमेंट में हो जाएंगे इस तरीके से डीएनए। तो इसमें भी, इस फ्रैगमेंट में भी हमको क्या करना है, सेपरेट करना है। कौन सी टेक्निक की हेल्प से करेंगे, जिसको बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का ये डायग्राम दिया गया है। ये वेल है, मीन्स कुआं, मतलब यहाँ पे डीएनए डालेंगे, ठीक है। ये जो होंगे, ये देखिए मोटा है, ये पतला है, तो ये जो सीविंग इफेक्ट होगा यहाँ पे एग्रोस जेल होगा, ये पूरा एग्रोस जेल होगा। एग्रोस जेल क्या करता है, सीविंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, कि जो सबसे मतलब सबसे जो छोटा साइज होगा वो सबसे फास्टेस्ट मूव करेगा, और जो सबसे बड़ा होगा या बिग साइज में बोल सकते हैं वो क्या होगा, वो बहुत पीछे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए लार्जेस्ट, जो सबसे बड़े बड़े साइज के वो पीछे हैं, लेकिन जो स्मॉलेस्ट है वो सबसे आगे हैं, ठीक है। डीएनए के बैंड्स है छोटे छोटे। यहाँ पे है जो वेल है, जो हमने सस्पेंशन निकाला है वो थ्रेड का स्ट्रक्चर का, उसका ये यहाँ पे हम उसको पुट करेंगे, इस वेल में डालेंगे। तो जो थ्रेड होंगे, जो डीएनए के फ्रेगमेंट होंगे छोटे छोटे, वो क्या होंगे, जो सबसे बड़ा होगा वो पीछे हो जाएगा, और सबसे जो पतला होगा या छोटा होगा सबसे आगे रहेगा। किधर मूव करेंगे, ये यहाँ पे एनोड रहेगा, ठीक है, एनोड की तरफ मूव करेंगे, कैथोड का पार्ट है, क्योंकि डीएनए जो होते हैं निगेटिवली चार्ज होंगे, तो वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेंगे इस प्रोसेस में, ठीक है। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का ये स्ट्रक्चर दिया गया है पूरा। लेन 1 माइग्रेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड डीएनए फ्रेगमेंट, ये जो लेन 1 है इसका कोई ज़्यादा मूवमेंट ही नहीं हो रहा, माइग्रेशन नहीं हो रहा, क्योंकि ये क्या है, अनडाइजेस्टेड डीएनए फ्रेगमेंट है। लेन 2 से लेके 4 तक, जो यहाँ से 2 से लेके 4 तक, ये तीनों लेन में क्या है, माइग्रेशन ऑफ डाइजेस्टेड डीएनए फ्रेगमेंट, यहाँ पे माइग्रेशन हो रहा है जो डाइजेस्टिव डीएनए फ्रेगमेंट है। अब आगे करके एक एक पढ़ते हैं हम लोग। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो एग्रोस जेल होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस में कैसे हेल्प करता है। एग्रोस जेल क्या होता है, एग्रोस क्या होता है कि ये वीड है, सी वीड है, समुद्री काई बोल सकते हैं या समुद्री घास बोल सकते हैं, एग्रोस है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ये जो अंदर है, ये यहाँ पे जेल, इसमें हम एग्रोस का हेल्प से यहाँ पे हम डीएनए के जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट है उसको हम आइसोलेट करेंगे, ठीक है। ये इसीलिए हेल्प करेगा क्योंकि सीविंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा। जो अनडाइजेस्टेड रहेंगे वो पीछे रह जाएंगे, डीएनए के बैंड, छोटे छोटे डीएनए के पार्ट्स, ठीक है, फ्रैगमेंट। लेकिन जो छोटे वाले रहेंगे और जिसमें ज़्यादा मूवमेंट होगा वो आगे रहेंगे, वो सबसे आगे जाएंगे एनोड की तरफ। चलिए करके पढ़ते हैं। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज एम्प्लॉयड टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन, ठीक है। जो एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, एम्प्लॉय करता है कि जो प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेशन का मतलब कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने डाइजेशन किया है उसमें क्या प्रोग्रेशन है, मतलब क्या सही है, किसको हमको निकालना, आइसोलेट किसको करना है। डीएनए इज निगेटिवली चार्ज, हम जानते हैं कि डीएनए क्या है, निगेटिव चार्ज है। सो इट मूव टूवर्ड्स एनोड, तो इसका मतलब है कि डीएनए जब निगेटिव चार्ज है तो वो कैथोड से कहाँ मूव करेगा, एनोड की तरफ मूव करेगा, ठीक है। एनोड क्या है, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और कैथोड जो होते हैं निगेटिव। तो कोई भी चीज़ जो होगा अपने अपोजिट चार्ज को ही अट्रैक्ट करेगा। निगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब पॉजिटिव की तरफ जाएगा, एनोड क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। आगे चलते हैं। DNA fragments are separated according to their size through sieving effect of the agarose gel. A polymer extract from the seabed, the smaller size fragment move farthest. ठीक है, जो DNA फ्रैगमेंट है हम उसको किस बिहाफ पे सेपरेट करेंगे, उसको हम करेंगे साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। जिसकी साइज छोटी होगी वो जल्दी मूव करेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं कि कोई रेस हो रहा है, कोई मोटा आदमी है और एक पतला है। रेस में सबसे तेज कौन भागेगा, जो पतला आदमी होगा, और जो मोटा होगा उसको टाइम लगेगा, ठीक है। वो अगर चाहेगा तो रेस जीत भी सकता है, बट
ऐसा नहीं है कि, लेकिन अगर ऐसे प्रैक्टिकली देखेंगे तो क्या होगा कि पतला आदमी और तेज़ दौड़ेगा। तो यही है कि जो डीएनए के फ्रेगमेंट हैं, जो अनडाइजेस्टेड हैं, जो मान लीजिए जिनकी साइज़ बड़ी है, वो बहुत पीछे रहेंगे। जो छोटी जिसकी साइज़ है वो बहुत तेज़ भागेंगे। क्यों? किसकी हेल्प से? क्योंकि ये जो एग्रोज का जेल है कि सीविंग इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा है। जिसकी साइज़ छोटी रहेगी वो बहुत जल्दी जाएगा एनोड की तरफ, ठीक है, और जिसकी साइज़ छोटी रहेगी वो धीरे 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 जाएगा एनोड की तरफ, कैथोड से, ठीक। एक्रोज जेल क्या है? एक्रोज जेल जो होते हैं पॉलीमर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सीवीड, ये पॉलीमर होते हैं, ठीक है। द स्मॉलर साइज फ्रेगमेंट मूव फर्दर, जो स्मॉलर साइज का फ्रेगमेंट होगा वो कैथोड से कहाँ, एनोड की तरफ जाएगा, जल्दी से जाएगा। आगे चलते हैं। द प्रोसेस रिपीटेड विथ द वेक्टर डीएनए आल्सो, यही प्रोसेस किसके लिए रिपीट किया जाएगा? ये मान लीजिए जो हमने ये डीएनए फ्रेगमेंट है किसका, ये हमारा एलियन डीएनए हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं फॉरेन हमारा डिजायरेबल डीएनए। लेकिन हम जब वेक्टर का डीएनए भी कट करेंगे ना, तो उसमें भी हम यही प्रोसेस करेंगे, हमको उसमें यही करना पड़ेगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ही। DNA fragment can be seen as a bright orange color band when they are stained with lithium bromide and exposed to the UV radiation। जो DNA fragment है ये तो हमें अपनी नेक्ड आई से नहीं दिखेगा, क्योंकि DNA कितने छोटे छोटे होते हैं, तो हम अपने इस तरीके से आंखों से नहीं देख सकते। तो हम क्या करेंगे, जो डीएनए के फ्रेगमेंट है वो हमको ब्राइट ऑरेंज कलर किसकी हेल्प से दिखेंगे? जब हम उस पर कौन सा कंपाउंड डालेंगे, इथियम ब्रोमाइड, और उस पर एक्सप्लोर करेंगे, क्या एक्सपोज करेंगे, कौन सी लाइट, यूवी रेडिएशन डालेंगे। ऐसा नहीं है कि बस हमने इथियम ब्रोमाइड डाला तो हम उसको देख ले, नहीं दे सकते, क्योंकि ये तो विजिबल रेंज है। जिस हम जो कुछ भी देखते हैं क्या है, ये विजिबल लाइट की रेंज में ही देखते हैं। लेकिन जो यूवी रेडिएशन होता है जब उसको डालेंगे तब हमको ये ब्राइट ऑरेंज कलर दिखेगा, किसका? डीएनए का, डीएनए के फ्रैगमेंट्स का, वो भी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है इस वजह से दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे इथियम ब्रोमाइड डाला गया है, ठीक है, इथियम ब्रोमाइड कंपाउंड डाला गया है, और इसके साथ साथ यूवी रेडिएशन का एक्सपोजन किया गया है, यहाँ पे यूवी रेडिएशन भी डाला गया है, तभी हमको जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स है वो दिखेंगे कैसे, ब्राइट ऑरेंज कलर। आगे चलते हैं। डीएनए बैंड आर कट आउट फ्रॉम द एग्रोज जेल, इट इज कॉल्ड इल्यूजन, ठीक है। जो डीएनए के जो बैंड्स हैं जो हैं ये वाले, जो स्मॉलेस्ट वाले, हम इसको एग्रोज जेल से निकालेंगे तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इल्यूजन। मान लीजिए कि खाना रखा हुआ है तो हम उसमें से ऐसे निकाल रहे एक स्पून, तो ये क्या हो गया, एक तरीके का इल्यूजन हो गया। तो ऐसे ही क्या है, ये एग्रोज जेल है, इसमें ढेर सारे डीएनए के फ्रैगमेंट्स रखे गए हैं, जो कि किसकी हेल्प से छोटे छोटे फ्रैगमेंट किए गए हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से किए गए हैं। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से किए गए हैं, लेकिन हमको जो हमारा डिजायरेबल है, जो हमारे लिए बेनिफिशियल, हमको वही डीएनए फ्रैगमेंट चाहिए, ठीक है। तो हमको जो स्मॉलेस्ट होगा, जो फर्देस्ट मूव करेगा एग्रोज जेल की हेल्प से, हमको वो डीएनए फ्रैगमेंट क्या करेंगे, निकाल लेंगे एग्रोज जेल से। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इल्यूजन बोलेंगे, ठीक है। इस प्रोसेस को द कट आउट जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड द कट वेक्टर आर मिक्सड एंड लाइगेज इज एडेड, इट क्रिएटेड द रिकम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। जो हम अपने जो जीन है, जो हमारे डिजायरेबल जीन है, उसको क्या करेंगे, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इल्यूजन कहते हैं, ठीक है। फिर हमने वेक्टर के डीएनए को भी इसी फ्रैगमेंट में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया, फिर उसको भी निकाल लिया, और फिर दोनों को ही क्या किया, जोड़ लिया। जो ये वाला हमने पहले पढ़ लिया है रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए, ये जो जिस तरीके से ये है, यहाँ पे हमने फॉरेन डीएनए और यहाँ पे वेक्टर के डीएनए को क्या किया, प्लाज्मिड को जोड़ दिया लाइगेज की हेल्प से, तो क्या बन गया, रिकम्बिनेंट मॉलिक्यूल। तो ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट होंगे दोनों के, चाहे वेक्टर डीएनए हो चाहे फॉरेन डीएनए हो, ये किसकी हेल्प से हमको पता चलेंगे अच्छे फ्रैगमेंट, इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से। तो हम रिकम्बिनेंट डीएनए अपना बना लेंगे। आगे चलते हैं, थर्ड मेथड, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। हम अब एम्प्लीफिकेशन करेंगे जीन का, किसकी हेल्प से, पीसीआर की हेल्प से। पीसीआर क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे पॉलीमरेज बनेंगे, वो भी चेन रिएक्शन में। पीसीआर को बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इज द सिंथेसिस ऑफ मल्टीपल कॉपी ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इन विट्रो यूजिंग 2 सेट ऑफ प्राइमर एंड द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। पीसीआर क्या है, जिसको बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक। ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसका फुल फॉर्म है। इसमें क्या होता है कि सिंथेसिस होता है, मल्टीपल कॉपी, ढेर सारी कॉपी बनती है किसका, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो हमारा फॉरेन जीन है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एलियन जीन, जिसको हमने ऐड किया है प्लाज्मिड में, उसकी ढेर सारी कॉपी बनती है, ठीक है। कहाँ पे बन रही है, विट्रो, विट्रो का मतलब आउटसाइड, ठीक है। ये आउटसाइड द बॉडी बन रही है, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं हो रही है, टेस्ट ट्यूब में बोल सकते हैं, ये आउटसाइड बन रहा है। यूजिंग 2 सेट, हम यहाँ पे यूज करेंगे 2 सेट ऑफ प्राइमर एंड द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। हम यहाँ पे 2 सेट प्राइमर यूज करेंगे और एक एंजाइम है जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज यूज करेंगे। पीसीआर में 2 चीज़,
एक होगा 2 सेट प्राइमर का यूज़ करेंगे, दूसरा एंजाइम है उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राइमर्स क्या होते हैं? प्राइमर्स आर स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज ऑल्गोन्यूक्लियोटाइड्स दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ डीएनए। जो प्राइमर होते हैं ये स्मॉल केमिकल सिंथेसिस होते हैं, ये केमिकली सिंथेसिस किए जाते हैं, ऑल्गोन्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है, दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन। जैसे कि अगर डीएनए है तो 2 स्ट्रैंड का होता है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री इससे होगा। मान लीजिए एडेनिन है तो यहाँ पे थायमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा ना, अगर ये साइटोसिन है तो गुआनिन के साथ ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। तो मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के, ये जो पहला स्ट्रैंड और दूसरा स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो जो प्राइमर होगा ना ये भी क्या करेगा, डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा। मान लीजिए कोई ये डीएनए का टेम्पलेट है, ये वाला, ठीक है, एक स्ट्रैंड है 5 to 3, तो ये जो प्राइमर होगा ये भी बनाएगा 5 to 3 इधर से, ठीक है, ये खुद उसका कॉम्प्लीमेंट्री ये प्राइमर बनाएगा, प्राइमर की हेल्प से होगा। ठीक है, तो इसीलिए लिखा गया प्राइमर आर स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज ऑल्गोन्यूक्लियोटाइड हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ डीएनए। कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे किससे? डीएनए से बनाएंगे। अब स्टेप क्या है पीसीआर के? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के 3 स्टेप होते हैं। पहला डीनेचर, दूसरा है एनेलिंग, तीसरा है एक्सटेंशन। आगे पढ़ते हैं स्टेप ऑफ पीसीआर। क्या क्या स्टेप्स है पीसीआर के? जैसे मैं एक शॉर्ट ट्रिक दे देती हूँ, जैसे कि डे होता है, डे का स्पेलिंग यही ना, DAY, लेकिन हम क्या करेंगे, वाई की जगह क्या कर देंगे, ई कर देंगे। ठीक है, याद करने के लिए हम, क्योंकि स्टेप को सीक्वेंस से याद करना है पीसीआर का, तो DAE कर देंगे, डे की जगह DE कर देंगे। डी से क्या होगा, डी नेचुरेशन, ए फॉर एनेलिंग होगा, ई फॉर एक्सटेंशन होगा। ठीक है, डी फॉर डी नेचुरेशन होगा, ए फॉर एनेलिंग होगा और ई फॉर एक्सटेंशन होगा। इस तरीके से डे का स्पेलिंग हमने वाई की जगह ई कर दिया, क्योंकि हमको सीक्वेंस में याद करना पीसीआर के स्टेप्स। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। डी नेचुरेशन में क्या होता है? इट इज़ द हीटिंग ऑफ टारगेट डीएनए जीन ऑफ इंटरेस्ट एट ए हाई टेम्परेचर 94 डिग्री सेल्सियस टू सेपरेट द स्ट्रैंड। ईच स्ट्रैंड एक्ट एज द टेम्पलेट फॉर द डीएनए सिंथेसिस। डी नेचुरेशन से ही लग रहा है कि किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, हम तोड़ रहे हैं। ठीक है, डी नेचुरेशन मतलब किसी चीज़ को, जो नेचुरल चीज़ है उसको हम तोड़ रहे हैं, ऐसा फीलिंग आ रहा है। इसमें क्या करेंगे हम, हीट की हेल्प से हम क्या करेंगे, मान लीजिए 2 डीएनए का एक स्ट्रैंड है, ये हमको दोनों डीएनए के स्ट्रैंड को तोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। ये देखिए ये वाले स्ट्रक्चर में देखिए, ये डी नेचुरेशन में क्या होता है कि ये देखिए डीएनए है जो 5 to 3 प्राइम है, और इस तरीके से यहाँ से 5 to 3 प्राइम, हम इसको हीट कर दिए। हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो दोनों स्ट्रैंड है टूट जाएंगे, इनके बीच का जो बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों स्ट्रैंड के बीच में, ये टूट जाएगा, तो इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, डीनेचुरेशन में यही होता है कि हम हीट देके 94 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं, हम हाई टेम्परेचर पे हीट देंगे, और जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, या फिर हम टारगेट डीएनए बोल सकते हैं, या फिर एलियन डीएनए बोल सकते हैं, फॉरेन डीएनए बोल सकते हैं, डिजायरेबल डीएनए बोल सकते हैं, जितना भी नाम यूज़ किया गया है ये हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट का है। ठीक है, तो इस पर क्या करेंगे, हम हाई टेम्परेचर देंगे 94 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना चाहिए। 94 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा कि जो दोनों स्ट्रैंड है डीएनए की, उनके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्ड बन रहा है इनके बीच में, वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो जो दोनों स्ट्रैंड होंगे अलग अलग, इस तरीके से वो क्या बनाएंगे, एक सिंगल क्या टेम्पलेट की तरह काम करेंगे। टेम्पलेट इन द सेंस कि हम इसका देख के इसका दूसरा क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री बना लेंगे इजी। ठीक है, क्योंकि जो डीएनए होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, उसमें एक नहीं होता, वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें 2 स्ट्रैंड पाए जाते हैं, उनमें देखिए इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर से। ठीक है, जब हम उसके बीच में क्या करेंगे, जब हम डीनेचुरेशन कराएंगे, जब हम हाई टेम्परेचर देंगे 94 डिग्री सेल्सियस पे, क्या होगा कि जो बॉन्ड होगी हाइड्रोजन बॉन्ड 2 बेस पेयर के बीच में, जो भी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर के साथ है, वो टूट जाएगी, और जो अलग अलग स्ट्रैंड बन जाएंगे। ठीक है, तो ये जो अलग अलग स्ट्रैंड होंगे क्या बनेंगे, टेम्पलेट की तरह काम करेंगे। टेम्पलेट इन द सेंस कि हम इसका दूसरी कॉपी बना सकते हैं, मीन्स इसका कॉम्प्लीमेंट्री बना सकते हैं इसको देख के। अगर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो नीचे क्या होगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो टूटेगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम इसका पार्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम बना लेंगे हम, इसको कॉम्प्लीमेंट्री इसका बना लेंगे। नेक्स्ट है एनिलिंग। इट इज़ द ज्वाइनिंग ऑफ 2 प्राइमर एट 52 डिग्री सेल्सियस एट 3rd प्राइम एंड ऑफ द डीएनए टेम्पलेट। एनिलिंग में क्या होगा कि हमने पहले पढ़ा था कि पीसीआर में हम 2 प्राइमर यूज़ करते हैं और एक
एंजाइम यूज़ करते हैं, या फिर हम टैग पॉलीमरेज कह सकते हैं, या फिर डीएनए पॉलीमरेज कह सकते हैं, ये यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब बारी आ गई है सबसे पहले कि हम प्राइमर यूज़ करें। हमने डीनेचुरेशन कर दिया है, डीएनए को हमने क्या किया, उसके टेम्पलेट को तोड़ दिया है, 2 भागों में कर दिया है। ठीक है, तो अब हम एनिलिंग में क्या करते हैं कि हम 2 प्राइमर्स को हम क्या करते हैं 52 डिग्री सेल्सियस पे जोड़ते हैं। कहाँ पे, 3 प्राइम एंड पे। डीएनए के जो टेम्पलेट है, ये वाला स्ट्रक्चर देखिए कि ये डीएनए था, इसको हमने हीटिंग किया, डीनेचुरेशन किया, तो क्या हो गया, 2 टेम्पलेट में टूट गए। ठीक है, 2 स्टैंड जो है उसके टूट गए, हमारे लिए वो टेम्पलेट का काम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, प्राइमर जोड़ेंगे। कहाँ पे जोड़ेंगे, 3 प्राइम पे। इस वाले प्राइम पे देखिए हमने प्राइमर जोड़ा, इस वाले प्राइम पे देखिए हमने प्राइमर जोड़ा। हम 3 प्राइम पे करेंगे। क्यों हम यहाँ पे नहीं जोड़ें, नहीं जोड़ सकते, क्योंकि यहाँ पे है कि हम 3 प्राइम वाले एंड पे करेंगे। ठीक है, इस तरीके से प्राइमर जब जोड़ेंगे तो क्या करेगा, ये प्राइमर के अंदर क्वालिटी है, ये क्या है, स्मॉल केमिकली ऑल्गोन्यूक्लियोटाइड्स हैं। ठीक है, स्मॉल है, छोटे हैं, केमिकली है, ऑल्गोन्यूक्लियोटाइड्स हैं। ये क्या बना लेंगे, इसका जो ये टेम्पलेट हमारा काम कर रही है, डीएनए का एक स्ट्रैंड, ये हमारे लिए टेम्पलेट काम कर रहा है। तो ये प्राइमर क्या करेगा, एक नया यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बना के इस तरीके से डीएनए की फॉर्मेशन कर देगा। इधर भी यही होगा। ठीक है, कि जो प्राइमर है क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री बना लेगा इस डीएनए के टेम्पलेट से दोनों। ठीक है, तब यहाँ पे 2 प्राइमर यूज होंगे, क्योंकि एक डीएनए का 2 स्ट्रैंड है, तो 2 टेम्पलेट बन जाएंगे टूटने के बाद। ठीक है, तो एक इधर हो गया, दूसरा इधर हो गया। यहाँ पे देखिए जो 3 प्राइम है, यहाँ पे एक प्राइमर काम किया, और यहाँ पे देखिए एक 3 प्राइम पे यहाँ पे एक प्राइमर को ऐड कर दिए। ठीक, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। एक्सटेंशन में क्या होगा, इट इज द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू द प्राइमर यूजिंग द थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज कॉल्ड टैग पॉलीमरेज। थर्मोस्टेबल का मतलब क्या होता है कि हाई टेम्परेचर पे कोई चीज़ स्टेबल है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोस्टेबल। कौन है वो, डीएनए पॉलीमरेज है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टैग पॉलीमरेज। हम क्या करेंगे, हम एडिशन कराएंगे किसका, न्यूक्लियोटाइड का, टू द प्राइमर। यहाँ पे जो प्राइमर्स हैं, ये देखिए प्राइमर यहाँ पे हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ेंगे ताकि डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो बन सके। यहाँ पे हम न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ेंगे किसकी हेल्प से, डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, टैग पॉलीमरेज। और हम कौन सा न्यूक्लियोटाइड जोड़ेंगे, उसका नाम है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि डीएनए बन रहा है तो उसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स को बोलेंगे। ठीक है, जो टैग पॉलीमरेज होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया। ये कहाँ से निकाले गए हैं, टैग पॉलीमरेज या फिर डीएनए पॉलीमरेज, बैक्टीरिया से निकाले गए हैं। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, थर्मस एक्विटिकस। ठीक है, इस बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्विटिकस। इट रिमेन एक्टिव एट हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग द डीनेचुरेशन ऑफ द डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये जो टैग पॉलीमरेज हो गए या फिर हम डीएनए पॉलीमरेज, इसका दूसरा नाम है टैग पॉलीमरेज का, ये रिमेन्स एक्टिव रहेंगे चाहे जितना हाई टेम्परेचर दे दो, क्योंकि ये थर्मोस्टेबल है ना। डीएनए पॉलीमरेज थर्मोस्टेबल का मतलब ये होता है कि वो हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल रहे, उनकी स्टेबिलिटी नहीं खत्म हो। ठीक है, ये थर्मोस्टेबल है। और क्या होते हैं, ये जो होते हैं ड्यूरिंग द डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए की, अगर हम डीनेचुरेशन कर रहे हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए का, तब भी थर्मोस्टेबल। मतलब ये कहने का मतलब है कि यहाँ पे 94 डिग्री सेल्सियस दे रहे थे, जबकि डीएनए टूट जा रहा था, डीएनए अपने 2 स्टैंड में हो जा रहे थे। डीएनए तो हेलिकल शेप का, इस तरीके से उनके बीच में क्या, उनके बेस पेयर के बीच में बॉन्ड से, लेकिन जब हम हीट कर रहे थे 94 डिग्री सेल्सियस जब दे रहे थे, तो क्या हो रहा था, ये टूट जा रहा था, इनकी स्टैंड सेपरेट हो जा रहे थे, टेम्पलेट। लेकिन ये थर्मो स्टेबल जो है टैग पॉलीमरेज हो गया, या फिर हम इसको बोल सकते हैं डीएनए पॉलीमरेज। ये क्या है, ये अभी भी हाईली मतलब एक्टिव है उस समय, हाई टेम्परेचर पे भी, ड्यूरिंग द डीनेचर ऑफ डबल स्टैंडर्ड की। अगर हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए का भी टेम्परेचर इनको दे दें, मान लीजिए 94 डिग्री सेल्सियस, तब भी ये वहाँ पे एक्टिव रहेंगे। इसका मतलब ये है यहाँ पे कि डीएनए जो है 94 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जा रहा था, सेपरेट हो जा रहा था, अपने बेस पेयर के सेपरेट हो जा रहे थे, मतलब बॉन्ड जो था 2 स्टैंड के बीच में टूट जा रहा था, एक सेपरेट स्टैंड बना रहे थे, टेम्पलेट का काम कर रहे थे मान लीजिए। लेकिन जो ये टैग पॉलीमरेज है, या फिर हम बोल सकते हैं डीएनए पॉलीमरेज, ये थर्मोस्टेबल है। ठीक है, और इनका हमको ज़रूरत क्यों पड़ेगी, टैग पॉलीमरेज या फिर डीएनए पॉलीमरेज की हमको ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जो हमने प्राइमर जोड़ा है टेम्पलेट्स पे, इस पे क्या करेंगे, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेंगे, ताकि ये जो डीएनए है फिर से डीएनए बन जाए। ठीक है, डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर बन जाए, दोनों स्ट्रैंड बन जाए। तो ये क्या करेगा, जो टैग पॉलीमरेज है या डीएनए पॉलीमरेज है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड को प्राइमर की तरफ जोड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से, ताकि ये जो एक्सटेंशन हो जाए कि जो डीएनए का हमने फ्रैगमेंट किया है, मतलब तोड़ा है स्ट्रैंड्स को, वो फिर से दोबारा बन जाए। तो देखिए हम एक डीएनए से कितने बना लिए, 2 डीएनए बन गए। ये देखिए
एक डीएनए था, इसको पहले हीटिंग किया, ठीक है, डीनेचुरेशन किया, हीट कर दिया हाई टेम्परेचर पे 94 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे इसको तोड़ा, इसके स्ट्रैंड के बीच में जो बॉन्डिंग थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो टूट गई बेस पेयर के बीच में। फिर हमने क्या किया, एनिलिंग में क्या किया कि हमने प्राइमर जोड़ा, ठीक है, प्राइमर जोड़े कहाँ पे, थर्ड प्राइम पे, ये जो थर्ड एंड वाले प्राइम है वहाँ पे हमने प्राइमर जोड़ा इस तरीके से। फिर हमने क्या किया तीसरे मेथड में कि हमने टैग पॉलीमरेज हो गया या फिर डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से, ठीक है, जो कि हाईली क्या है, एक्टिव है हाई टेम्परेचर पे, चाहे 94 डिग्री सेल्सियस क्यों ना दे दिया जाए तब भी ये जिंदा रहेंगे, मरेंगे नहीं, ठीक है। ये हमने टैग पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से हमने क्या जोड़ा, हमने जो प्राइमर से वहाँ पे हमने डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ा ताकि जो डीएनए के स्ट्रैंड है ये पूरे कंप्लीट हो सके, ठीक है। ये हुआ। अब आगे चलते हैं। थ्रू कंटिन्यूअस रिप्लिकेशन, इसी तरीके से कॉन्टिन्यूसली रिप्लिकेशन होता रहेगा, द डीएनए सेगमेंट इज एम्पलीफाइड अप टू 1 बिलियन कॉपी। इस तरीके से ये पूरी इस तरीके से देखिए पूरा स्ट्रैंड बन गया। तो आप देखिए यहाँ से एक ही डीएनए से हमको कितने मिल गए, 2 डीएनए मिल गए। फिर क्या होगा, हम इसको डीनेचर कराएंगे, यही जो साइकिल है हम इसको फिर रिपीट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, डीनेचुरेशन कराएंगे, यहाँ पे हम डीनेचर कर देंगे। डीनेचर का मतलब क्या है कि उसको तोड़ दे रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे हीट प्रोवाइड करेंगे 94 डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से फिर ये टूट जाएगा इनके बीच का बॉन्ड। फिर ये टेम्पलेट की तरह काम करेंगे, इस बार 4 टेम्पलेट की तरह काम करेंगे। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 प्राइमर लगा देंगे यहाँ पे यही सेम प्रोसेस होगा, ठीक है। यहाँ पे एक था तो यहाँ पे 2 टेम्पलेट हो रहे थे, अभी यहाँ पे 2 है तो 2 से क्या होंगे, 4 टेम्पलेट बन जाएंगे। फिर हम यहाँ पे टैग पॉलीमरेज की हेल्प से डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ेंगे ढेर सारे, फिर ये डीएनए के सीक्वेंस बनेंगे। तो ये जो होता है इसी तरीके से हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअसली रिप्लिकेशन कराते रहेंगे डीएनए के सेगमेंट्स को और एम्पलीफाइड कराते रहेंगे, 1 बिलियन कॉपी बन जाएगी, ठीक है। इस तरीके से कराते कराते 1 बिलियन कॉपी बन जाएगी। टेम्परेचर याद रखना, डीनेचुरेशन में 94 डिग्री सेल्सियस होता है, हाँ, और जो एनिलिंग होता है इस पर 52 डिग्री सेल्सियस होता है, इसको याद रहना चाहिए। डीनेचुरेशन में क्या होगा, 94 डिग्री सेल्सियस होगा और एनिलिन में जो होगा 52 डिग्री सेल्सियस होगा। ये टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी दिया है तो याद रहना चाहिए। 94 डिग्री सेल्सियस होगा डीनेचुरेशन में और एनिलिन में क्या होगा, 52 डिग्री सेल्सियस होगा टेम्परेचर। इसी तरीके से यही पीसीआर हम करके क्या करते हैं, बिलियंस ऑफ कॉपी बना लेते हैं, किसका, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट का, ठीक है। ये हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट का ही फ्रेगमेंट है, डीएनए का फ्रेगमेंट है, जो ये हमने डीएनए निकाला है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से अपना, इसी का ये हम क्या करा रहे हैं, एम्पलीफिकेशन करा रहे हैं, मतलब उसको बढ़ा रहे हैं पीसीआर की हेल्प से, ठीक है। उसका मान लीजिए एक सेगमेंट ले लिया, एक छोटा सा, मतलब हमने डीएनए का एक छोटा सा पीस ले लिया। अब डीएनए तो हेलिकल फॉर्म में होंगे इस तरीके से, ठीक है। बेस पेयर में क्या होंगे, ऐसे बॉन्डिंग होगी, वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। डीनेचुरेशन में क्या होगा, हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये बॉन्डिंग जो है दोनों बेस पेयर के बीच में, दोनों स्ट्रैंड के बीच में टूट जाएगी। तो इस तरीके से डीएनए बन जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से क्या हो जाएंगे, डीएनएस बन जाएंगे, इस तरीके से डीएनए हो जाएंगे सिंगल, ठीक है। तो ये सिंगल स्ट्रैंड में क्या होगा, फिर प्राइमर्स ऐड हो जाएगा इसमें। तो ये प्रोसेस को एनेलिंग कहते हैं। इसमें 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है डीनेचुरेशन के टाइम, एनेलिंग में जो होता है 52 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। एंडिंग में क्या होगा कि जो अलग अलग स्ट्रैंड है उसमें क्या हो जाएगा, प्राइमर ऐड हो जाएगा 3 प्राइम वाले एंड पे, ठीक है। ये 3 प्राइम वाले एंड पे प्राइमर यूज हो जाएगा, ठीक, इस तरीके से। फिर हम क्या करेंगे, डीएनए पॉलीमरेज या फिर टैग पॉलीमरेज की हेल्प से हम क्या करेंगे, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स को यूज़ करेंगे। कहाँ पे ऐड करेंगे, ये जो प्राइमर्स हमने ऐड किए हैं इनकी जगह, ताकि फिर ये जो आगे का जो डीएनए का स्ट्रक्चर है ये पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। इसी को कहते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब बढ़ना, कोई चीज़ बढ़ रहा है तो हम यहाँ पे एक्सटेंशन कराएंगे डीएनए का। डीएनए की जो टेम्पलेट है, जो स्ट्रैंड है सिंगल हम उसका एक्सटेंशन कराएंगे यहाँ पे। और फिर देखिए इसी तरीके से कराते हुए, एम्पलीफाई कराते हुए हम 1 बिलियन कॉपीज़ बना लेंगे, किसका, डीएनए का। इसीलिए पीसीआर वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे चलते हैं। फोर्थ है इनर्शन ऑफ द रिकम्बिनेंट डीएनए इन होस्ट सेल। जो हमने रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया है, अब इसको हम होस्ट सेल में कैसे एंट्री कराएंगे, किस तरीके से उसको भेजेंगे, ठीक है। यूजिंग एनी मेथड, एनी मेथड का मतलब कौन सा मेथड के बारे में बात कर रहे हैं, यूजिंग एनी मेथड ऐसा शब्द लिखा है, किसके लिए लिखा है, इसके लिए लिखा है। या तो जो हमने पिछले लेक्चर में इसको पढ़ा है, या तो हम क्या करेंगे,
जो कोई मान लीजिए होस्ट का सेल है, ये मान लीजिए बैक्टीरिया है जो भी है, तो हम क्या करेंगे, कैल्शियम डाइवैलेंट के कंसंट्रेशन इस तरीके से उसको कुछ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन में उस सेल को रख देंगे, होस्ट सेल को, ठीक है, ताकि इसके जो सेल वॉल हैं उसमें छोटे छोटे पोर्स हो जाएंगे और ये रिकम्बिनेंट डीएनए को ले लेंगे अंदर, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसको हम आइस पे रखेंगे, फिर 42 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे, फिर इसको हम क्या करेंगे, आइस पे रख देंगे, इस तरीके से रखेंगे ताकि जब तक वो रिकम्बिनेंट डीएनए अपने साइटोप्लाज्म में ना ले लें, ठीक। दूसरे और मेथड हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था कि एलियन डीएनए को होस्ट में अदर मेथड से कैसे डालते हैं, माइक्रो इंजेक्शन, कि सीधे हम इंजेक्शन लगा दे रहे हैं रिकम्बिनेंट डीएनए को, किसमें, एनिमल सेल के न्यूक्लियस में लगा रहे हैं। फिर है बायोलिस्टिक जीन गन की हेल्प से हम क्या कर रहे थे, छोटे छोटे जो पार्टिकल थे गोल्ड के, टंगस्टन के, इस तरीके से उसके ऊपर क्या कर रहे थे, कोटिंग कर रहे थे रिकम्बिनेंट डीएनए का, ठीक है। इससे हम बम्बार्डमेंट करा रहे थे, किसमें, प्लांट के सेल में बम्बार्डमेंट करा रहे थे, बम फेंक रहे थे इसका। डिसआर्म पैथोजन में क्या करते थे कि जो इन्फेक्शन प्रोवाइड करते थे, जो ऐसे और ऐसे पैथोजन जो इन्फेक्शन कॉज करते थे, हम उसको डिसआर्म कर दे रहे थे, उसके वो जो पैथोजन करने वाली जो कैपेसिटी थी उसको ख़त्म करके हम अपने क्या कर रहे थे, रिकम्बिनेंट डीएनए उसमें अपनी डिजायर्ड जीन को ऐड कर रहे थे, ताकि जब वो अपना वहाँ पे दूसरे सेल, दूसरे के, जैसे मान लीजिए कि हमने पढ़ा था एक्रोबैक्टीरियम डेफिशिएंट, जब वो प्लांट बॉडी में जाता था तो क्या करता था, नॉर्मल वो कैंसर कॉज करता था प्लांट में, लेकिन जब हम डिसआर्म कर दिए, उसके पैथोजन वाली क्राइटेरिया थी जो भी बीमारी पैदा करता था उसको जब हम ख़त्म कर दिए, तो हमने क्या किया, उसमें अपना रिकम्बिनेंट डीएनए को ऐड कर दिया, तो ठीक है, उसमें जब वो जाता था प्लांट की बॉडी में, ठीक है, ये हमारा प्लांट ही होस्ट हो गया, और ये जो एग्रोबैक्टीरियम डेफिशिएंट है ये वेक्टर की तरह काम करेगा, जब ये प्लांट की बॉडी में जाएगा तो हमारा जो रिकम्बिनेंट डीएनए है इसको भी साथ में लेके जाएगा, जितनी बार ये आगे चल के ट्यूमर जैसा सेल बनाएगा, लेकिन इस बार क्या होगा, नॉन पैथोजन होगा ये, उतनी बार हमारा क्या होगा, जो रिकम्बिनेंट डीएनए है वो भी रिप्लिकेट होता रहेगा, ठीक। आगे चलते हैं। यूजिंग एनी मेथड, चाहे जो भी मेथड यूज़ कर लिए, चाहे बायोलिस्टिक कर लीजिए, माइक्रो इंजेक्शन कर लीजिए, डिसआर्म पैथोजन मेथड कर लीजिए, या फिर डाइवेलेंट कैटायन की स्पेसिफिक कंसंट्रेशन में आइस, हीट शॉक आइस वाला मेथड कर लीजिए, चाहे जो भी मेथड यूज़ कर लीजिए, द लाइगेटेड डीएनए इज इंट्रोड्यूस इन द रिसिपिएंट या होस्ट सेल, या फिर हम ऑर्गेनिज्म बोलेंगे कि जो हमने लाइगेटेड डीएनए मतलब रिकम्बिनेंट डीएनए जो हमने बना रखा है उसको हम होस्ट की बॉडी में क्या करा दिए, इंटर करा दिए होस्ट की बॉडी में, चाहे वो सेल हो गया चाहे ऑर्गेनिज्म। दे टेक अप द डीएनए फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, वो अपने चारों तरफ से क्या करेंगे, अपने सराउंडिंग से डीएनए को ले लेंगे। सेकेंड पॉइंट दिया गया है, इफ द रिकम्बिनेंट डीएनए बियरिंग एम्प्लीसिन रेजिस्टेंट जीन इज ट्रांसफर इन ई कोलाई, द होस्ट बिकम एम्प्लीसिन रेजिस्टेंट सेल। यहाँ पे लिखा है कि जो रिकम्बिनेंट डीएनए है, हमने जो रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया है, ये देखिए ये वाला स्ट्रक्चर, मान लीजिए ये तो आर्टिफिशियल इकोलाई का, लेकिन नॉर्मल इकोलाई में कुछ नहीं होता, उसका प्लाज्मिड खाली, उसमें कोई भी एंटीबायोटिक रजिस्टेंट कोई जीन प्रेजेंट नहीं है। अगर मान लीजिए उसमें क्या हो गया, एम्प्लीसिन वाला प्रेजेंट है, ये वाला, अगर हमने जो भी रिकम्बिनेंट डीएनए ये बना दिया है, मान लीजिए ये जीन है और ये प्लाज्मिड है, इसको हमने क्या किया, लाइगेशन करा दिया, इसको रिकम्बिनेंट डीएनए बना दिया, और इसमें क्या हो गया, एम्प्लीसिन रेजिस्टेंट जीन है, ये एम्प्लीसिन से रेजिस्टेंट जीन है। अगर हम इसको ई कोलाई में भेज दिए तो जो ई कोलाई होगा उसके पास भी क्या हो जाएगा, एम्प्लीसिन के अगेंस्ट क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंट हो जाएगा। किस पे, अगर हम एम्प्लीसिन एंटीबायोटिक गिराएं तो ये बैक्टीरिया क्या होगी, मरेगी नहीं, क्योंकि इसकी बॉडी में क्या हो गया, हमने डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमने क्या कर दिया, एम्प्लीसिन रेजिस्टेंट जीन को एंटर करा दिया, ठीक है। यही लिखा है यहाँ पे। आगे चलते हैं। ये नॉर्मल जो इकोलाई उसके पास नहीं होगा, लेकिन हम उसके अंदर ये भेज रहे हैं, ठीक है। ये नॉर्मल इकोलाई के सेल में हमने क्या किया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए में क्या किया, एम्प्लीसिन रेजिस्टेंस जीन को ट्रांसफर कर दिया, तभी वो जो इकोलाई है, नॉर्मल इकोलाई, अब वो क्या रेजिस्टेंस वो करी, एम्प्लीसिन के अगेंस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है, if the transport cell are spread on the agar plate containing amplicin, only transform will grow and transport recipient will die। लिखा है कि ट्रांसफॉर्म सेल आर स्प्रेड ऑन अगर प्लेट अगर कंटेनिंग एम्प्लीसिन, हमने जैसे ये पढ़ा था, सब पिछला लेक्चर आपको देख के आना अच्छे से, सेकंड लेक्चर इसका, क्योंकि सारी चीज़ें उसी से रिलेटेड हैं, ठीक है। हमने जैसे यहाँ पे पढ़ा था ये वाला, यहाँ पे हमने क्या किया, टेट्रासाइक्लिन पे क्या कर रहे थे, हम अपना अलग से डीएनए को लाइगेट कर रहे थे यहाँ पे, तब जब हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो जो ये टेट्रासाइक्लिन है ये वाला, इसका जो कैपेसिटी था, मीन्स एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन थे, खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ लाइगेशन करा दिया है। जब हम इसको क्या कर रहे थे, एम्प्लीसिन पे ग्रो करा रहे थे तो ग्रो हो जा रहा था, क्योंकि इसके पास एम्प्लीसिन रेजिस्टेंट जीन है। लेकिन अगर हम इसको टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो करा रहे थे तो इसका डेथ हो जा रहा था, इस रिकम्बिनेंट का। क्यों? क्योंकि हमने टेट्रासाइक्लिन वाली जगह पे क्या किया है, लाइगेशन करा दिया है अपना जीन को, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमने इसको लाइगेट करा दिया है। ट्रांसफॉर्मेंट क्या होते हैं,
और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट ये होते हैं कि जैसे मान लीजिए रिकॉम्बिनेंट हमने बना लिया, रिकॉम्बिनेंट इन द सेंस हमने जैसे बना लिया इसका, ये देखिए ये प्लाज्मिड है, हमने टेट्रासाइक्लिन वाली जगह पे क्या कर दिया, यहाँ पे हमने लाइगेशन करा दिया जीन ऑफ इंटरेस्ट का। तो ये जो होगा अगर इसको हम ट्रांसफ़र करा दिए इसमें ई कोलाई में, ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेंट हो गया। ठीक, अगर ये जो है इसको अगर हम इसमें ई कोलाई में ट्रांसफ़र नहीं करा पाए तो ये क्या हो जाएगा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। मतलब जो रिकम्बिनेंट बन चुका और ई कोलाई में ट्रांसफ़र नहीं हो पाया ट्रांसफॉर्मेशन से, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। इनके पास क्या होगा, किसी भी तरीके का क्या होगा, ये चेंजेस नहीं होगा। आगे चलते हैं। इफ़ द ट्रांसफॉर्मेंट सेल आर स्प्रेड ऑन द agar plate containing amplicin, only transformant will grow, untransformant recipient will be die। अनट्रांसफॉर्मेंट का मतलब ऐसे सेल जिसमें हमने जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, तो हमने क्या किया, ये मान लीजिए ई कोलाई का प्लाज्मिड है, हमने क्या किया, यहाँ पे एम्प्लीसिन रेजिस्टेंस इसको जीन दे दिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जब हम एम्प्लीसिन के इस सेल को जब हम एम्प्लीसिन में डालेंगे, ये मान लीजिए ई कोलाई के अंदर हमने इसको एंटर करा दिया अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, जब हम इसके ऊपर एम्प्लीसिन डालेंगे तो ये क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा। इसमें डेथ इसकी नहीं होगी क्योंकि इसके पास क्या है, एम्प्लीसिन रेजिस्टेंट जीन है। लेकिन जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होते हैं या फिर अनट्रांसफॉर्मेंट, वो क्या होते हैं कि उनमें जो रिकम्बिनेंट डीएनए हमने बनाया है, मान लीजिए एम्प्लीसिन रेजिस्टेंट, वो ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ, वो मतलब रिकम्बिनेंट बना ही नहीं। तो हम जब वहाँ पे डालेंगे इसके ऊपर एम्प्लीसिन इस प्लाज्मिड या रिकम्बिनेंट के ऊपर, तो क्या हो जाएगी, इसकी डेथ हो जाएगी, मर जाएगा। ठीक है, जैसे ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला पार्ट, इसमें देखिए यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन एम्प्लीसिन रेजिस्टेंट जीन है, लेकिन अगर हम सिर्फ एम्प्लीसिन रेजिस्टेंट नॉर्मल, जैसे नॉर्मल ई कोलाई है ये, इसके अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे लाइगेशन करा दे, मान लीजिए टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंट जीन खत्म हो गया, लेकिन ये एम्प्लीसिन रेजिस्टेंट जीन है। जब हम इसको ई कोलाई के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से क्या करेंगे, इंटर करा देंगे मेथड के, तो क्या होगा, ये एम्प्लीसिन रेजिस्टेंट जीन होगा। जब हम इसके ऊपर एम्प्लीसिन एंटीबायोटिक डालेंगे तो ये जिंदा रहेगा। लेकिन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में क्या होता है कि रिकम्बिनेंट डीएनए यहाँ पे बना ही नहीं है। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट यही होते हैं कि ना उनके अंदर एम्प्लीसिन रेजिस्टेंट जीन है ना टेट्रासाइक्लिन। अगर हम एम्प्लीसिन डालेंगे तो भी मर जाएंगे और टेट्रासाइक्लिन डालेंगे एंटीबायोटिक तब भी मर जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। अब हम ऑब्टेन करेंगे जो फॉरेन जीन प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्ट है, हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हमने क्या कर लिया, रिकॉम्बिनेंट बना लिया, हमने वेक्टर में भी उसको ट्रांसफ़र करा दिया। अब जो भी है उसके अंदर सब कुछ सारे मेथड्स कर लिए। अब हम अपना जो प्रोडक्ट है उसको कैसे ऑब्टेन करेंगे इस मेथड से, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से। पहला क्या है, द एम ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज टू प्रोड्यूस ए डिजायरेबल प्रोटीन। जो एम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, ये प्रोड्यूस क्या करे, डिजायरेबल प्रोटीन हमको प्रोड्यूस करे दे लार्ज अमाउंट पे। ठीक है, इफ़ द प्रोटीन इनकोडिंग फॉरेन जीन इज एक्सप्रेस इन हेट्रोलॉगस होस्ट इसका रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। ठीक है, अगर ये जो प्रोटीन इनकोडिंग फॉरेन जीन है, अगर ये इसको कहाँ हमको देखने को मिले, हेट्रोलॉगस मीन्स किसी होस्ट में देखने को मिले, ये प्रोटीन जो बन रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है द सेल विथ फॉरेन जीन कैन बी ग्रोन इन लाइब्रेटरी। जो सेल है ये फॉरेन जीन को हम कहाँ ग्रो कराते हैं, लाइब्रेटरी में। जो फॉरेन जीन हमारा है उसका सेल को, मतलब कि जो हमने रिकम्बिनेंट डीएनए डाला है किसमें, किसी भी होस्ट में डाला, मान लीजिए ई कोलाई में डाल दिया है, तो हम इसको कहाँ पे देखेंगे, लाइब्रेटरी में देखेंगे, लैब में देखेंगे। द कल्चर विल बी यूज टू एक्सट्रैक्ट द डिजायरेबल प्रोटीन एंड प्यूरिफाई इट बाय सेपरेशन टेक्निक। जो कल्चर बनेगा, जब ढेर सारा प्रोडक्शन हो जाएगा किसका, प्रोटीन का, हमारे डिजायरेबल प्रोटीन का, हम उसको क्या करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे और हम इसको सेपरेट करेंगे टेक्निक से। ठीक है, जब हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मान लीजिए किसी होस्ट में डाल दिया, जब वो क्या करेगा, अपने आप को डिवाइड करेगा, वो वेक्टर खूब अपने आप को जब रेप्लिकेट करेगा, तो क्या होगा, ये जो हमारा डिजायरेबल प्रोटीन है वो भी साथ में बनता रहेगा उसके रेप्लिकेशन में। तो हम क्या करेंगे, उसको प्यूरिफाई कर देंगे और उसको सेपरेट कर लेंगे टेक्निक से अपने प्रोटीन को। नेक्स्ट है द सेल कैन आल्सो मल्टीप्लाई इन अ कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम, हेंस हियर द यूज्ड medium is drained out from one side while the fresh is added from the other. ठीक है, it maintain the cell more physiologically active so the larger
प्रोड्यूस अ लार्जर बायोमास, इट इल्ड मोर डिजायरेबल प्रोटीन। इसमें क्या है कि जो सेल है वो ऑल्सो मल्टीप्लाई करते हैं कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम में। कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम का मतलब ये है कि एक तरफ क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, एक तरफ हम इस पर क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल डाल रहे हैं। इधर हम रॉ मटेरियल डाल रहे हैं फ्रेश, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है। इस तरीके से हो रहा है कि हम यहाँ पे कच्चा पदार्थ डाल रहे हैं और नीचे से क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। जैसे इस तरीके से, ये मान लीजिए 2 ब्लॉक है, तो यहाँ पे हम रॉ मटेरियल डाल रहे हैं इस तरीके से, और यहाँ पे प्रोडक्ट भी बन रहा है साथ में। तो यही लिखा कि जो सेल है ऑल्सो मल्टीप्लाई इन कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम। कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम का मतलब कि लगातार मल्टीप्लाई कर रहा है। जो हमारा होस्ट है वो अपने आप को लगातार मल्टीप्लाई कर रहा है। हियर द यूज्ड मीडियम इज ड्रेन आउट फ्रॉम वन साइड वाइल द फ्रेश मीडियम इज एडेड फ्रॉम द अदर। जो हमने यूज्ड मीडियम किया है वो ड्रेन आउट, एक तरफ से निकल रहा है। यहाँ से मान लीजिए हमने एक तरफ से हमको प्रोडक्ट मिल रहा है और दूसरी तरफ से हम क्या कर रहे हैं, उसमें रॉ मटेरियल ऐड कर रहे हैं। ठीक है। इट मेंटेन द सेल मोर फिजियोलॉजिकली एक्टिव। ये जो सेल है वो फिजियोलॉजिकली क्या है, खूब एक्टिव है, तभी तो प्रोडक्ट मिल रहा है। ये मशीन नहीं चल रहा है, यहाँ पे कोई मशीन नहीं चल रहा है, नो मशीन। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म मशीन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, कि एक तरफ हम उसमें क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल डाल रहे हैं, एक तरफ क्या हो रहा है, वो अपना प्रोडक्शन देता रहा है, हमको लगातार देता रहा है फ्रेश। ठीक है, तो क्या है कि ये मेंटेन कर रहा है, जो सेल है ये फिजियोलॉजिकली क्या है, ज़्यादा एक्टिव है। सो प्रोड्यूस लार्जर बायोमास। अगर सेल जो है फिजियोलॉजिकली ज़्यादा एक्टिव है तो हमको जो लार्जर मास क्या मिलेंगे, किसके, प्रोटीन, हमारे डिजायरेबल प्रोटीन के ज़्यादा अमाउंट में हमको प्रोडक्ट मिलेगा। इट इल्ड मोर डिजायरेबल प्रोटीन, वही इल्ड करेगा हमको मोर डिजायरेबल प्रोटीन। मतलब कि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म ही मशीन की तरह काम कर रहा है कि हम ऑर्गेनिज्म, हमने रिकम्बिनेंट डीएनए बना लिया, उसमें हमने अपना डिजायरेबल जीन डाल दिया। ठीक है, हमको प्रोटीन वाला चाहिए तो हमने प्रोटीन वाला डाल दिया, और इसको हमने क्या किया, इसको हमने किसी ई कोलाई या फिर किसी होस्ट की बॉडी में डाल दिया जो खूब अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा है, खूब उसके प्लाज्मिड के थ्रू। ठीक है, खूब यहाँ पे हमने यहाँ पे इंटर करा रहे हैं तो यहाँ पे हमको प्रोडक्ट मिलता हुआ दिख रहा है। इसी को बोला गया कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम, कि हमको कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है, हमको अपना डिजायरेबल प्रोटीन मिल रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि सेल जो है मोर फिजियोलॉजिकली एक्टिव है, जिसकी वजह से हमको लार्जर अमाउंट का बायोमास मिल रहा है और हमारी जो इल्ड है डिजायरेबल प्रोटीन की ज़्यादा है। आगे चलते हैं। बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर क्या होते हैं, बायोरिएक्टर वेसल्स होते हैं, बड़े बड़े बर्तन होते हैं। अब इनके बारे में पढ़ेंगे। These are the vessels in which raw material are biologically converted to specific product, enzyme, etc. using microbial, plant, animal और human सेल। ठीक है, ये बायोरिएक्टर क्या होते हैं, बड़े बड़े वेसल्स होते हैं, बड़े बड़े क्या होते हैं, बर्तन होते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़े बड़े बर्तन होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल डाल देते हैं, उसमें रॉ मटेरियल डाल देते हैं। और बायोलॉजिकली का मतलब क्या होता है कि हम किसकी हेल्प से अपना स्पेसिफिक प्रोडक्ट बना रहे हैं, माइक्रोब्स की हेल्प से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया हो गया, इसकी हेल्प से, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन सेल। ठीक है, कि हमने बड़े बड़े वेसल्स को, बड़े बड़े वेसल्स हैं उसमें क्या किया, अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसको बैक्टीरिया के सेल में इंटर करा के रख दिया। जब ये खूब अपने आप को डिवाइड करेंगे तो जो हमारा डिजायरेबल प्रोटीन है वो भी हमको मिल जाएगा, जो डिजायरेबल प्रोडक्ट है हमको वो मिल जाएंगे, चाहे हम माइक्रोबल सेल में डाल दें, चाहे प्लांट, चाहे एनिमल, चाहे ह्यूमन के सेल में ही डाल दें, लेकिन हमको हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसको बोलते हैं बायोलॉजिकली कन्वर्ट हो रहा हमारा स्पेसिफिक प्रोडक्ट में। बायोलॉजिकली का मतलब होता है कि यहाँ पे हम ऑर्गेनिज्म की हेल्प से हम किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल है ट्रेडिशनल कि हम दूध से क्या करते हैं, दही बना रहे हैं। जब हम दूध से दही बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि बड़े से वेसल्स में क्या रख देते हैं, दूध रख देंगे, जो थोड़ा गर्म थोड़ा ठंडा, मतलब ल्यूक। ठीक है, हल्का ही गर्म रहेगा, और ठीक है, उस पर क्या करते हैं, हम थोड़ा सा दही डाल देते हैं। ये क्या है, ऑर्गेनिज्म है ना, और ये क्या हमने बड़े से वेसल में डाल दिया ट्रेडिशनल मेथड में, तो ये भी क्या है, बायोलॉजिकली हम क्या कन्वर्ट कर रहे हैं, अपना स्पेसिफिक जो भी प्रोडक्ट है उसको बना रहे हैं, कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहे हैं। तो यही क्या होता है कि जो बड़े बड़े वेसल्स होते हैं उसमें ही हम क्या रॉ मटेरियल डाल देते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए वगैरह जो भी हमने बनाया है उसको हम क्या करते हैं, वेक्टर के थ्रू हम उसमें डाल देते हैं। ठीक, तो जो बड़े बड़े वेसल्स होते हैं उसमें हम रख देते हैं, जब अपने होस्ट के बॉडी में डाल के अपना रिकम्बिनेंट डीएनए, तो जब वो जितनी बार ये जो होस्ट सेल है ये डिवाइड करेगा उतनी बार हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट है बायोरिएक्टर आर यूज टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, दे कैन प्रोड्यूस 100 to 1000 लीटर ऑफ कल्चर। जो बायोरिएक्टर होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि बड़े बड़े बर्तन होते हैं ना,
इसीलिए लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट इसमें बनता है। दे कैन प्रोड्यूस 100 to 1000 लीटर ऑफ कल्चर, ये 100 से लेके 1000 लीटर के कल्चर का मतलब प्रोडक्ट बना सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े वेसल्स होते हैं। नेक्स्ट, द बायोरिएक्टर प्रोवाइड द ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन। जो बायोरिएक्टर होते हैं वो ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। ऑप्टिमम कौन कौन से, जैसे पीएच हो गया, टेम्परेचर, सबस्ट्रेट, साल्ट, वाइटामिन, ऑक्सीजन टू गेट डिजायर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, जो बायोरिएक्टर होते हैं प्रोवाइड करते हैं ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन। ठीक है, ऐसा नहीं कि पीएच ज़्यादा हो गया तो फिर हमारा जो प्रोडक्ट है वो नहीं बन पाएगा। तो इस सारी चीज़ों को क्या होता है, मेंटेन करके रखता है कौन, बायोरिएक्टर। ठीक है, ये ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन प्रोवाइड करता है हमारे प्रोडक्ट के लिए, हमारे डिजायरेबल प्रोडक्ट के लिए। जैसे पीएच को मेंटेन करता है, टेम्परेचर हो गया, सबस्ट्रेट हो गया, साल्ट हो गया, वाइटामिन हो गया, ऑक्सीजन, टू गेट डिजायरेबल प्रोडक्ट, हमको अपना डिजायरेबल प्रोडक्ट मिल सके। ठीक है, बायोरिएक्टर इतना ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट है, द मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर आर स्टेयरिंग टाइप, मीन्स स्टेयर टैंक बायोरिएक्टर। सबसे जो कॉमनली यूज़ किया जाता है, कौन सा यूज़ किया जाता है, स्टेयर टैंक बायोरिएक्टर। ठीक है, ये दिया गया है। ठीक है, ये सिंपल स्टेयर टैंक बायोरिएक्टर है, यही सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है। ये देखिए डायग्राम में देखिए, ऊपर क्या है, मोटर है। ठीक है, ऊपर मोटर है, जब ये रोटेट करेगा, मान लीजिए ये रोटेट कर रहा है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। मान लीजिए ये है इस तरीके से, ये ऊपर देखिए इस तरीके से, ये मान लीजिए मोटर है। ठीक, ये जब रोटेट करेगा तो जो इसके नीचे वाला पार्ट है ये भी रोटेट करेगा, उसमें जो लगा हुआ है, ये देखिए मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ये मान लीजिए मोटर है। ठीक, जब ये रोटेट करेगा तो ये जो है ये भी साथ में क्या होगा, ये रोटेट कर रहा है इस तरीके से, ये भी रोटेट कर रहा है। इसको ऊपर से हम मोटर को जब रोटेट करा रहे हैं तो ये मान लीजिए फ्रॉक है, या फिर ये पत्तियां लगी हुई हैं, ब्लेड लगे हुए हैं, ये भी क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, मोटर, तो यहाँ पे देखिए ये मोटर रोटेट कर रहा है, तो ये जो देखिए ये मोटर ऊपर से रोटेट करेगा। यहाँ पे देखिए ये देखिए फोम ब्रेकर है कि झाग ना बन जाए ढेर सारा। ठीक है, ये फोम को हटाएगा, फोम जो बन जाएंगे उसको हटाएगा, फोम ब्रेकर तभी लिखा है। ये है फ्लैट ब्लेडेड इम्पेयर, ये फ्लैट ब्लेडेड इम्पेयर है, ये उसको क्या करेंगे, खूब खूब इसमें घुमाएंगे। ये कल्चर ब्रूथ है, ये देखिए घुमाने वाला है। स्टेराइल एयर जो है यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पे स्टीम फ्रॉम स्टेलाइजेशन, जो भी स्टीम इसमें बन रहा है, जो भी गर्मी इसमें है, स्टीम है, वो भी यहाँ से निकल जाएगा। एसिड बेस या फिर पीएच कंट्रोल, यहाँ से एसिड बेस पीएच को कंट्रोल किया जाता है। फोम ब्रेकर इसलिए होता है ताकि जो ऑक्सीजन है अंदर उसकी मतलब अवेलेबिलिटी बनी रहे, ऑक्सीजन मेंटेन रहे। ऐसा नहीं कि फोम आ जाए ऊपर तो ऑक्सीजन क्या हो, कम अंदर जाए, तो वो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से बन रहा है हमारा प्रोडक्ट ना, तो वो फिर मरने लगेगा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो इसीलिए फोम ब्रेकर यूज़ किया जाता है ताकि ऑक्सीजन हर जगह अच्छे से सप्लाई हो अंदर। ठीक, आगे चलते हैं। स्प्रेग्ड स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर थ्रू विच द स्टेराइल एयर बबल आर स्प्रेग्ड। ठीक, इसमें क्या होगा, ये देखिए नॉर्मल इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया गया है। ये देखिए इस तरीके से जो भी है, ये देखिए इसमें ऑक्सीजन है, ये गैस इंटरटेनमेंट के लिए बना है। यहाँ पे देखिए गैस है, ये देखिए इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर, ये यहाँ पे सरफेस एरिया इसलिए बढ़ा रहे ताकि ऑक्सीजन अंदर तक जाए। बबल्स ड्रामेस्टिकली इंक्रीज द ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया, जो बबल्स होंगे इस तरीके से इजीली इसमें ट्रांसफर जाएं। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन की एबिलिटी बढ़ा रहा है, इसको हम घुमा रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन की एबिलिटी बढ़ रहा है। अब आगे चलते हैं। इट इज यूजुअली सिलिंड्रिकल और विद कर्व बेस टू फैसिलिटेट द मिक्सिंग ऑफ रिएक्टर कंटेंट। ये क्या होते हैं, या तो सिलिंड्रिकल तरीके से होंगे या तो कर्व्ड होंगे, बेस पे क्या होंगे, कर्व जैसे स्ट्रक्चर बन जाएगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्यों बनेगा बायोरिएक्टर में, ताकि जो ये फैसिलिटेट करे क्या, मिक्सिंग, जो भी हम इसमें मिक्स कर रहे हैं अच्छे से हर तरीके हर जगह मिल जाए। ठीक है, इसीलिए ये क्या होंगे, सिलेंडर होंगे। दूसरा क्या हो जाएंगे, कर्व्ड शेप के होंगे, कि जो भी हम अपना उसमें प्रोडक्ट डाल रहे हैं, जो भी उसमें हम उसमें इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं, ताकि वो पूरी तरीके से अच्छे से मिक्स हो सके। द स्टीयर फैसिलिटेट इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन एबिलिटी, जो स्टीयर्स होते हैं ये क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं कि जो भी हमने मिक्स किया है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और ऑक्सीजन की एबिलिटी मेंटेन रहे। ठीक, अल्टरनेटिवली एयर कैन बी बबल थ्रू द रिएक्टर, जब हम इसको हम बार बार घुमाएंगे, इस तरीके से जब हम मोटर को इस तरीके घुमाएंगे तो क्या होगा, इस तरीके से अंदर क्या होगा, एयर बबल्स बनेंगे। अगर ये मैं पानी में ऐसे करूँ तो ढेर सारे साइड में क्या बनेंगे, एयर बबल्स बन जाएंगे, क्योंकि एयर को ये क्या करते हैं,
ये मिक्स करते रहते हैं, ठीक है, स्टेयर्स। द बायोरिएक्टर हैज़, अब इन बायोरिएक्टर के पास क्या है, एन एलिगेटर मेथड होता है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है इसमें, फोम कंट्रोल ब्रेकर है, यहाँ पे देखिए हमने देखा है फोम ब्रेकर, ठीक है, ऑक्सीजन को अच्छे से करेंगे क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाएगी जब हम फोम्स को हटा देंगे, ठीक है। फोर्थ है द टेम्परेचर कंट्रोल मेथड, ये टेम्परेचर भी कंट्रोल करेगा। ऐसा नहीं है कि हम इसको रोटेट कर रहे हैं, मोटर चल रहा है, खूब गर्म हो गया तो ब्लास्ट हो सकता है ना, तो ये टेम्परेचर भी मेंटेन करता है। पीएच कंट्रोल सिस्टम है, ऐसा नहीं हो जा रहा है कि हम इसको इतना मिक्सिंग कर दे रहे हैं कि पीएच ही बढ़ जा रहा है या पीएच कम हो जा रहा है, तो पीएच को कंट्रोल करने का भी सिस्टम है। लास्ट है सैम्पलिंग पोर्ट फॉर द पीरियोडिक विड्रॉल ऑफ द कल्चर, कि जैसे ही बन गया तो हम उसका क्या करेंगे, सैंपल लेके चेक करेंगे कि सही है कि नहीं, तो ये लिखा सैंपल पोर्ट्स फॉर द पीरियोडिक विड्रॉल ऑफ द कल्चर, कि हम जो कल्चर बना उसको निकाल लें। लास्ट है 6 डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, जो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग है सबसे इंपॉर्टेंट है और लास्ट है ये। इट इज़ अ सीरीज ऑफ प्रोसेस सच एज सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर बायोसिंथेटिक, ठीक है। डाउन स्ट्रीमिंग में दो चीज़ होता है, पहला सेपरेशन करेंगे, हम सेपरेट करेंगे, दूसरा क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे प्रोडक्ट में। डाउन स्ट्रीमिंग में क्या होगा, पहला सेपरेशन होगा, दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा प्यूरिफिकेशन। पहले हम सेपरेट कर लेंगे जो भी प्रोडक्ट बना है, फिर इसके बाद उसको प्यूरिफाई कर देंगे। कहाँ से, बायोसिंथेटिक स्टेज, ये है क्या, ये जो स्टेज है ये क्या है, बायोसिंथेटिक है, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिज्म, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प से हो रही है, तभी ये बायोसिंथेटिक फेज है, यहाँ पे कुछ बन रहा है, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीमिंग में बस दो ही मेथड होगा, एक होगा सेपरेशन करेंगे, दूसरा प्यूरिफिकेशन करेंगे, किसका, प्रोडक्ट का। सेकेंड पॉइंट ये है द प्रोडक्ट इज फॉर्मुलेटेड विद सुटेबल प्रिजर्वेटिव, जो भी प्रोडक्ट बन गया डाउन स्ट्रीमिंग क्या करेंगे, हम सेपरेट करेंगे प्रोडक्ट को, फिर उसको क्या करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे। जो भी हमारा प्रोडक्ट बन गया हम उसमें क्या डालेंगे, प्रिजर्वेटिव डालेंगे उसको प्रिजर्व करने के लिए। सच फॉर्मुलेशन अंडरगो थ्रू क्लिनिकल ट्रायल एंड स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग, ऐसा नहीं कि अगर प्रोडक्ट बन गया तो हम उसको यूज़ करें, नहीं, वो जाता है क्लिनिकल ट्रायल के लिए कि जो प्रोडक्ट बना है ये सही है या नहीं सही है, क्या क्या दिक्कतें हैं, तो उसको क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है। उसके अलावा और बहुत सारे जो भी ट्रायल किए जाते हैं, तब जाके मार्केट में ये प्रोडक्ट को क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं। तुरंत नहीं हो गया कि मतलब प्रोडक्ट बन गया डाउन स्ट्रीमिंग में, अब सब कुछ हो गया, सब सेपरेशन हो गया, प्यूरिफिकेशन हो गया, अब इसमें प्रिजर्वेटिव डालो और मार्केट में बेच लोगे, ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि चेक करना होता है ना कि प्रोडक्ट सही है कि नहीं है, किसी को रिएक्शन हो जाए ये प्रोडक्ट खाने के बाद, किसी के हेल्थ इशू में प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसीलिए क्या होता है कि जब प्रोडक्ट बन जाता है, सेपरेशन हो जाता है, प्यूरिफिकेशन हो जाता है, तो उसको क्या करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल के लिए भेजते हैं, क्लिनिकली ट्रायल करते हैं कि ये प्रोडक्ट सही है कि नहीं है, ह्यूमन के लिए सही है कि नहीं है, कितने दिन तक इसको यूज़ कर सकता है कोई इंसान, तो उसको हम रिस्ट्रिक्टली क्या करते हैं, इसकी क्वालिटी को भी देखते हैं, कंट्रोल करते हैं कि इसकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं। फिर इसके बाद अगर सब कुछ ट्रायल अगर पॉजिटिव है, सब कुछ सही है, तो फिर उसमें प्रिजर्वेटिव डाल के मार्केट में फिर उसको बेचते हैं, ठीक। आगे देखिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं मॉडल के, तो आप क्वेश्चंस को करिएगा, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिए, मैं रिप्लाई करूँगी आगे। थैंक यू सो मच आज के लिए। आज की क्लास अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल न्यू अकेडमी, और मेरा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, और जितने भी ये PDF हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, वहाँ पे आपको मिलेंगे। थैंक यू।